हेलो व्यूअर्स एंड एकेडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अगेन इकोनॉमी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर में टर्म आया है। दिस टाइम इट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अगर आपने यूपीएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें वन ऑफ द ऑप्शन उस क्वेश्चन में वहां पे यूज किया गया था नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। उस समय जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इवन अगर आपको ये टर्म के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट स्टिल वो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। बट नाउ क्योंकि ये टर्म वापस से न्यूज़ में आ चुका है, तो इससे वी आर एक्सपेक्टिंग अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो नेक्स्ट ईयर यूपीएससी के प्रीलिम्स या किसी और एग्जाम के प्रीलिम्स में भी आ सकता है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ए, और दूसरा एक और टर्म यहां पे यूज किया गया है, प्राइवेट प्लेसमेंट। आप देख सकते हैं यहां पे, यस, प्राइवेट प्लेसमेंट। सो ये प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है, ये दोनों टर्म को आज हम लोग समझेंगे और इसके बाद एक यूपीएससी स्पेसिफिक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। पहले मैं बता दूं ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है, तो अगेन ये फाइनेंशियल मार्केट से आपका टॉपिक है, फाइनेंशियल मार्केट्स में जहां पे शेयर्स और बॉन्ड्स होते हैं। अब ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स किस टॉपिक में आता है, तो बॉन्ड वाले टॉपिक में आता है, बिकॉज बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे आर कंसिडर्ड अंडर द सेम क्लास ऑफ एसेट। ये एक ही क्लास ऑफ एसेट में आते हैं, बिकॉज इन दोनों के काम करने का तरीका बहुत हद तक सेम है। कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन बॉन्ड्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसको आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले खबर क्या आ रही है कि एनटीपीसी, जो गवर्नमेंट ओन्ड पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कंपनी है, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एनटीपीसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने रिसेंटली एक मीटिंग में जो फ्राइडे को हुई थी, अप्रूवल दे दी है फॉर द इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसकी टोटल वैल्यू होने वाली है 12,000 करोड़ तक। और इसको किस तरीके से इशू किया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये एनटीपीसी जो है, ये लगभग 12,000 करोड़ रेज कर सकती है फाइनेंशियल मार्केट से। कौन से फाइनेंशियल एसेट्स को यूज करेगी इस पैसे को रेज करने के लिए, सो दिस इज दैट फाइनेंशियल एसेट। कैसे ये फाइनेंशियल एसेट को सेल करेगी डोमेस्टिक मार्केट में टू रेज दिस 12,000 करोड़, इट विल यूज द रूट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का अभी तक कोई डिटेल नहीं आया है, सच एज साइज, टेनर, लिस्टिंग बीएसई में होगा या एनएसई में होगा, कूपन रेट क्या होगा या और भी क्या डिटेल्स हैं। ये एनटीपीसी ने बताया कि वेन एवर इट इज गोइंग टू बी इशूड, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू रिवील ऑल दीज डिटेल्स। तो डिटेल्स हमारे लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए तो इकोनॉमी की ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना जरूरी है। देखिए डिबेंचर्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है। आप इसको समझिए ध्यान से कि एक बॉन्ड, बॉन्ड आपको अब शायद पता होगा, मैंने कई बार इस टॉपिक को इस चैनल पे बताया है आपको कि बॉन्ड क्या होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या होता है, टू रेज मनी, टू रेज मनी। सो बॉन्ड इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू रेज मनी। पैसे रेज करने के और भी सोर्सेज हैं। एक कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को बेच सकती है। A company like, let's say, Reliance, if it needs money to create a new refinery plant, then what one can do is Reliance can sell the shares to the public, or Reliance can issue these kind of bonds to the public. अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि when Reliance is selling its share, it is selling its ownership. बिकॉज शेयर होल्डर्स, जिनको इक्विटी होल्डर्स कहा जाता है, दे आर द ओनर्स। जो जब भी आप रिलायंस के शेयर्स खरीदोगे तो आप एक पार्शियल स्मॉल टाइनी शेयर होल्डर बन जाते हो रिलायंस में। बट वेन यू आर इशूइंग द बॉन्ड, यू आर नॉट सेलिंग, रिलायंस इज नॉट सेलिंग इट्स शेयर, रिलायंस इज नॉट सेलिंग इट्स ओनरशिप,
रादर जब आप बॉन्ड्स इशू करके पैसे को रेज करते हो, सो ओवर देयर रिलायंस इज बोरोइंग द मनी, राइट? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड बॉन्ड्स. शेयर्स के थ्रू रिलायंस इज गोइंग टू सेल इट्स शेयर्स, इक्विटी, ओनरशिप to the person who is going to buy the shares. But whenever Reliance is issuing the bond और जिसने इस बॉन्ड को खरीदा वो रिलायंस में ओनरशिप को नहीं खरीद रहा है. दिस पर्सन इज सिंपली बोरोइंग मनी टू रिलायंस. इसीलिए बॉन्ड जो है वो एक तरीके का रिलायंस के लिए कर्ज होता है. दैट्स वाई बॉन्ड्स आर ऑल्सो नोन एज डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. And shares are known as equity instruments. Equity means ownership, right? So bonds and shares are two-way or two financial assets by which any company in India can raise money. अब अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड के बारे में जो एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, दिस डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कैन बी शॉर्ट टर्म लेस देन 1 year और इट कैन बी इवन लॉन्ग टर्म ग्रेटर देन 1 year. अगर ये लेस देन 1 year होगा तो ऐसे बॉन्ड्स कहां पे आएंगे? मनी मार्केट में, जो फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है. और अगर ये बॉन्ड जो रिलायंस इशू कर रही है, लेकिन इस बॉन्ड में रिलायंस इज बोरोइंग मनी फ्रॉम दिस पर्सन फॉर मोर देन 1 year, दैट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट विल बी लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. और ये कहां पे आ जाएगा? कैपिटल मार्केट में. आई होप आपको ये सब बेसिक्स तो इकोनॉमी का आता ही है. तो ये इतना आपको बॉन्ड के बारे में जानना था. मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हाउ बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम शेयर्स. अब ये जो फ्रेंड्स डिबेंचर्स है ना, ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने यहां पे बताया. मतलब डिबेंचर्स एक मनी मार्केट का टूल है, कैपिटल मार्केट का टूल है. ये कैपिटल मार्केट का टूल है. वाई? बिकॉज इट इज लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. डेप्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब सिमिलर टू हाउ बॉन्ड्स फंक्शन. तो ये भी तरीके का बॉन्ड ही है ये, लेकिन आपका एक लॉन्ग टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है. मतलब 1 साल से ज्यादा की टेन्योर है इसकी. इसकी सबसे खास बात क्या है? व्हाट मेक्स डिबेंचर्स डिफरेंट फ्रॉम बॉन्ड्स? क्यों मैं डिबेंचर्स यूज कर रहा हूं, क्यों मैं बॉन्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं? तो देखिए ध्यान से कि डिबेंचर्स और बॉन्ड्स दोनों एक तरीके से काम करते हैं. एक तरीके से काम मतलब बॉन्ड में क्या क्या होता है? फेस वैल्यू, कूपन रेट और टेन्योर. डिबेंचर्स में भी सेम चीज होते हैं. फेस वैल्यू होगा इस डिबेंचर का, कूपन रेट होगा, टेन्योर होगा. तो जिस तरीके से बॉन्ड एज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट काम करता है, द सेम इज डिबेंचर्स. दे ऑल्सो एक्ट एज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. The difference is bonds can be for short term or long term, debentures are for long term. एंड द सेकेंड मेजर डिफरेंस इज कि जब कोई कंपनी बॉन्ड इशू करके पैसे रेज करती है तो बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय कोलैटरल. बॉन्ड जो है वो कोलैटरल से बैक्ड रहता है कि अगर वो कंपनी डूब जाए तो आपको इस कोलैटरल से पैसा दिया जाएगा. इफ रिलायंस कोलैप्सेस, देन इफ यू हैव बॉट दिस बॉन्ड ऑफ रिलायंस, तो इस इन्वेस्टर को रिलायंस के कोलैटरल को सेल करके पैसे दिए जाएंगे. But debentures are a kind of a long-term debt instrument. It functions similarly to how a bond functions because it has all these three things. But the basic difference is that they are generally unbacked by collateral. इसमें कोई भी collateral की backing नहीं होती है, इसलिए ये ज्यादा रिस्की होते हैं. ये ज्यादा रिस्की होते हैं. तो अगर जो कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है और वो कंपनी कोलैप्स कर जाए तो मोस्टली आप मान के चलो कि वो डिबेंचर जो है वो किसी भी कोलैटरल से बैक नहीं है. एंड दैट्स व्हाई यू माइट नॉट बी एबल टू गेट द मनी बैक जो आपने उस कंपनी को दिया था. सवाल आता है कि फिर आखिरकार आप ऐसे डिबेंचर्स को खरीदोगे क्यों? तो जनरली डिबेंचर्स आप तभी खरीदोगे जब आपको इस कंपनी पे रिस्पेक्ट है, आपको इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है. फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो शायद आप ये ना सोचो कि रिलायंस कोलैप्स कर जाएगी क्या. नहीं, बिकॉज रिलायंस हैज अ हिस्ट्री of issuing these debentures and fulfilling its obligation. तो इसलिए debentures, although they are not backed by collateral, but they are backed by credit worthiness and reputation of the issuer, which means the trust of the issuer. Unlike bonds, जो safe इसीलिए हैं not only because of trust, but because they are backed by some
tangible assets backed by some visible assets. तो यही डिफरेंस है, आप देख सकते हैं डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में, कि डिबेंचर एक तरीके का बॉन्ड ही होता है। बॉन्ड देखिए एक ब्रॉड टर्म है, ये एक बड़ा टर्म है बॉन्ड। बॉन्ड में ही एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड जो लॉन्ग टर्म नेचर का है, जो कोलैटरल से जनरली बैक नहीं रहता है, उसको हम लोग डिबेंचर्स कहते हैं। और इसीलिए जब कंपनी की लिक्विडेशन होती है, जब कंपनी को बेचा जाता है, अगर कंपनी कोलैप्स हो जाती है, तो प्रेफरेंस किसको सबसे पहले मिलेगा? बॉन्ड होल्डर्स। उसके बाद प्रेफरेंस किसको मिलेगा? डिबेंचर होल्डर्स को, बिकॉज ऑब्वियसली डिबेंचर्स जो हैं वो जनरली अनसिक्योर्ड होते हैं नेचर में। अब सवाल आता है कि गवर्नमेंट और कंपनी डिबेंचर्स इशू कौन कर सकती है? तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट केवल बॉन्ड्स इशू कर सकती है। अगर वो बॉन्ड्स 1 साल से कम है तो उसको हम लोग बिल्स कहते हैं, और बॉन्ड्स 1 साल से ज्यादा है तो उसको हम लोग जनरली बॉन्ड्स कहते हैं। केवल डिबेंचर्स ये कंपनीज इशू कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। कंपनीज जो है वही केवल डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, ऑल्दो कंपनी बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। सो कंपनी हैज बोथ द ऑप्शन। कंपनीज लाइक रिलायंस, वो रिलायंस के बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं या वो रिलायंस के डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द केस विद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट केवल बॉन्ड्स इशू कर सकती है। अच्छा, डिबेंचर्स और शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो तो मैंने बता दिया। डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है कंपनी को, इसलिए इसको बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और शेयर बेसिकली रिप्रेजेंट्स ओनरशिप। और जब आप ओनर बन जाते हो तो आपको कंपनी का प्रॉफिट भी मिलेगा, डिविडेंड्स। अब कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, बट यहां पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है जो कूपन रेट होता है। कंपनी अच्छा करे खराब करे डज नॉट मैटर, यू आर गोइंग टू गेट अ फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट, फिक्स्ड इंटरेस्ट। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो ऑब्वियसली कंपनी कितनी ग्रो करती है उसके बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली आपका इनकम भी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बढ़ता है। एंड you also get the voting right, because you buy share, you become a kind of a shareholder, राइट। अब डिबेंचर्स या कह लो बॉन्ड्स, इनको शेयर से कंपेयर करेंगे तो रिस्क किस में ज्यादा है? शेयर्स में ज्यादा रिस्क है। बिकॉज कल को अगर कंपनी कोलैप्स की तो कंपनी को बेचा जाएगा, और कंपनी का जो पैसा है वो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को मिलेगा, फिर डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा, फिर शेयर होल्डर्स को मिलेगा, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स। And whenever a company collapses, it is the owners who has to bear the burden of that. तो इसलिए शेयर होल्डर्स सबसे ज्यादा रिस्क पे रहते हैं एज कंपेयर टू डिबेंचर्स और बॉन्ड होल्डर्स। फ्रेंड्स यहां पे ध्यान रखिएगा, डिबेंचर्स दो तरीके के होते हैं। एक डिबेंचर होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। यहां पे जो मैंने न्यूज में लिखा है आपको, ये एनसीडी है, मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है। इसका मतलब क्या होता है कि एक डिबेंचर ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने डिबेंचर खरीदा 1,000 रुपए का, 10% इसका कूपन रेट था और ये 10 साल तक का था, राइट। मतलब 10 साल के लिए आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, और जब 10 ईयर पूरे हो जाएंगे तो आपको ये प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि 10 साल के बाद अगर आप ये 1,000 रुपए लेना चाहते हो तो ले लो प्रिंसिपल अमाउंट, या नहीं तो द कंपनी इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 1,000 रुपीज इन कैश, द कंपनी विल गिव 1,000 रुपीज का शेयर्स टू यू। उस कंपनी का शेयर दे दिया जाएगा। तो ऐसे डिबेंचर्स को हम लोग कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं, विच मींस यू कैन कन्वर्ट डेप्ट इनटू इक्विटी। आप डेप्ट को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इक्विटी में। ये जरूरी नहीं 10 साल, 10 साल के पहले भी कंपनी आपको ये ऑफर कर सकती है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। आपको 10 साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने कंपनी को दिया था वो कंपनी आपको लौटा देगी। इसीलिए नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में जो रिटर्न है वो ज्यादा होता है, बिकॉज इसमें एक ड्रॉबैक होता है दैट इट डज नॉट गिव यू दिस ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग द डेप्ट इनटू इक्विटी। तो ये याद रखिएगा कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में। अच्छा, ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एनटीपीसी जो है ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू करेगी, ये किसी को ऑफर करेगी जो उसको खरीद ले, और एनटीपीसी को लगभग 12,000 करोड़ का पैसा आ जाएगा। नाउ देयर आर टू वेज ऑफ इशूइंग द फाइनेंशियल एसेट। जब भी आप फाइनेंशियल एसेट्स को, वो चाहे शेयर्स हो जाए, बॉन्ड्स हो जाए, डिबेंचर्स हो जाए, या चाहे कोई और भी फाइनेंशियल एसेट क्यों ना हो, इसको आप दो तरीके से इशू कर सकते हो। एक तो आप इसको पब्लिक में ऑफर कर सकते हो, दैट पब्लिक में कोई भी इंटरेस्टेड है
वो खरीद सकता है, या नहीं तो कंपनी इसको प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ऑफर कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब इसको प्राइवेटली कुछ सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को प्लेस कर सकती है, right? So there are two ways by which you can sell, offer your financial assets in order to raise money. Either you sell the assets in general, open to any public or any open to anyone in public, or you privately place it into a selected group of investors. Public offering का एग्जांपल क्या होता है? आईपीओ, जिसमें कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिकली किसी को भी ऑफर करती है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कंपनी जो है वो पैसे रेज करती है बाय सेलिंग इट्स सिक्योरिटी ओनली टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स का मतलब म्यूचुअल फंड्स हो गए, या कोई और सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो गए, लाइक शेयर होल्डर्स हो गए, या कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए। तो इसमें जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं किया जाएगा, इसमें कुछ प्राइवेटली सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ही ऑफर किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको सॉल्व करें, राइट? इसका क्या आंसर है? आप इसको वीडियो को पॉज करें, और वीडियो पॉज करने के बाद आप इसमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर ए है। अगर आपको डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स बताइए, मैं पर्सनली उस डाउट को आपको सॉल्व करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।